स्वागत है आपका बिजनेस दिस वीक में। मैं हूं नरेश सोनी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे पिछले हफ्ते बाजार में क्या रहा और अगर आप बाजार में कुछ करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे। लेकिन पहले देखते हैं शेयर बाजार का हाल कि पिछले हफ्ते बाजार के लिए एक और बढ़त का हफ्ता हमने देखा है। बाजार बढ़त के साथ अगर हफ्ते भर का कारोबार हम देखें तो सेंसेक्स में करीब करीब 1% की बढ़त हमने देखी है 28,797। हालांकि हफ्ते के दौरान 29,000 का स्तर भी इसने पार किया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई हफ्ते भर में उन स्तरों पर रुक नहीं पाया। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी बढ़त देखने को मिली, करीब आधा फीसदी ज्यादा की बढ़त यहां पर रही। हफ्ते के दौरान 8900 का एक अहम स्तर इसने पार किया, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस भी था और आखिर में जो क्लोजिंग हुई उन स्तरों से नीचे हुई और 8809 पर निफ्टी की क्लोजिंग, 8866 पर निफ्टी की यहां पर क्लोजिंग हुई है। और अगर कुछ इंडिसेस की बात करें तो ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी हमने देखी है, रियल्टी, ऑटो, मेटल और फार्मा। यहां पर पूरे हफ्ते का अगर कारोबार देखें तो सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। छोटा हफ्ता था, सोमवार को गणेश चतुर्थी की वजह से बाजार बंद थे, लेकिन बावजूद इसके ये वो सेक्टर्स जहां पर हमने खरीदारी आते हुए देखी। अगर शेयरों की बात करें, वो स्टॉक्स जहां पर अच्छी खरीदारी हमने देखी है इस पूरे हफ्ते में, बीएचईएल, ओएनजीसी, मारुति सुजुकी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चार स्टॉक इसमें सबसे ज्यादा। बीएचईएल जहां पर अच्छे नतीजों की वजह से सिर्फ बुधवार के सेशन में हमने 16% तक बढ़त आते हुए देखी थी। रिजल्ट्स पर हम आगे बात करेंगे। वहीं अगर अगले स्टॉक की बात करें ओएनजीसी, यहां पर खबर यह है कि केजी बेसिन में ओएनजीसी यहां जीएसपीसी के एक ब्लॉक में हिस्सा लेने की योजना पर काम कर रहा है, कुछ बातचीत चल रही है, इसको लेकर एक अच्छी खरीदारी हमने स्टॉक में आते हुए देखी। मारुति सुजुकी, यहां पे स्टॉक स्प्लिट को लेकर अब अटकलें चल रही हैं बाजार में। कंपनी की ओर से ही बयान आया कि बोर्ड में इस बात को रखेंगे। यहां पर हफ्ते भर के कारोबार में करीबन 7.25% की बढ़त यहां पर। तो ये वो स्टॉक जहां पर हमने एक अच्छी खरीदारी इस हफ्ते आते हुए देखी। हालांकि शुक्रवार का दिन जरूर कुछ कमजोरी भरा रहा, क्योंकि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने कहा कि जो डेडलाइन है बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम की यानी स्टिमुलस की, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। उस वजह से शुक्रवार को जरूर कुछ कमजोरी थी। हफ्ते भर में ये स्टॉक गिरने वाले। यस बैंक, जिसने काफी आप कह सकते हैं भूकंप स्टॉक में हमने देखा है, क्यूआईपी की योजना को टालने से लगातार बिकवाली पिछले 2 दिनों में हमने देखी। शुक्रवार को भी बिकवाली थी और गुरुवार को भी बिकवाली थी। टीसीएस, यहां पर भी 6% से ज्यादा की गिरावट। टीसीएस ने जैसे ही अपनी गाइडेंस को लेकर उसकी चिंताएं आई कि आगे अमेरिका से आय घट सकती है, तो ना कि सिर्फ टीसीएस में बल्कि पूरे आईटी पैक में हमने एक बिकवाली का ही माहौल देखा। टेक महिंद्रा भी उसी वजह से कमजोर हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी करीबन 2.25% की कमजोरी हमने देखी है, क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ वक्त से हमने अच्छी खरीदारी देखी थी, अब कुछ मुनाफा वसूली में के दबाव में अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो ये वो स्टॉक्स जहां पर नजर पूरे हफ्ते रही है। इस हफ्ते बाजार पर राय देने के लिए और इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए आपको ये बताने के लिए कवि कुमार जी हमारे साथ हैं, बाजार के सीनियर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कवि आज हमसे बात करने के लिए। इनसे हम राय लेंगे अलग अलग स्टॉक्स पर भी। पहले बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की, क्योंकि खबर है कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत सरकार से आईडीबीआई बैंक के 10 से 15% शेयर खरीदने की रेस में है। इसके बाद से आईडीबीआई बैंक के शेयर में 6% तक का उछाल आया। दरअसल इस बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 73.98% है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के पास ये 2.39% हिस्सा है। एलआईसी समेत बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के पास बैंक में 15.13% शेयर है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान ही इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी घटाने की बात कही थी। सरकार इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% से कम तक करने को तैयार है। उसके बाद से यह शेयर 44% तक चढ़ गया है जब से यह ऐलान हुआ था। एडीबी के अलावा आईएफसी और सीडीसी यानी कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी आईडीबीआई बैंक के शेयर खरीदने की रेस में शामिल है। तो आईडीबीआई बैंक यहां पर ये फ्राइडे की क्लोजिंग करीब 0.5% तक की बढ़त हमने फ्राइडे को भी आता हुए इस स्टॉक में देखी है। अब टीसीएस की बात करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते इस शेयर ने काफी हंगामा मचाया है। गुरुवार को आईटी दिग्गज टीसीएस के शेयर में भूचाल आया और निवेशकों के 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी एक ही दिन में साफ हो गई। दरअसल बुधवार को कंपनी ने कहा था कि अमेरिका में उसके क्लाइंट बैंकिंग और फाइनेंशियल कारोबार पर खर्च घटा रहे हैं, जिसका असर उसकी आय पर भी पड़ सकता है। इस बयान को कंपनी के कारोबार के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा गया और शेयर में तेज बिकवाली शुरू हो गई। तो टीसीएस ने काफी हड़कंप मचाया। हालांकि फ्राइडे को हल्की रिकवरी की कोशिश इसने की, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान है वो काफी ज्यादा हुआ है। कभी पहले टीसीएस की बात करते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक है दिग्गज है क्योंकि पैक का, तो जब ये हिला निवेशकों की पूंजी साफ हुई तो बाकी आईटी शेयर्स पर भी इसका इंपैक्ट हमने देखा है।
देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अपने गाइडेंस में क्या कहा है कि बीएफएसआई स्पेस पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, एक तो फिक्स स्पेंड है, एएमसीज जो हैं और उनको करना ही है, और एक रोड मैप होता है हर कंपनी का, स्पेशली वेस्ट में डेवलप्ड कंट्रीज में उनका रोड मैप होता है कि कैसे ईयरली बेसिस पे उन्होंने क्या स्पेंड करना है, आईटी स्पेंड करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो कहते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, जिसमें नया बिजनेस अक्वायर करने की कोशिश की जा सकती है, अपने राइवल से कोशिश की जा सकती है। मान लीजिए कि 4 वर्टिकल्स में टीसीएस जैसे राइवल इन्फोसिस है, ऑलरेडी दे आर देयर, और वहाँ पर कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है तो उस पर पिच कर सकते हो नए बिजनेस के लिए, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ पर डिस्क्रिशनरी बिजनेस पे स्पेंड आता है तो उसके लिए वो पिच कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे क्या होता है कि देखिए, मार्केट चलता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज से। अगर सब कुछ बंधा बंधाया चलेगा तो मार्केट में कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का एक बहुत बड़ा, बीएफएसआई तकरीबन 40 से लेकर 60% तक रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में। तो ये इशू ज़्यादा बड़ा रहा। तो हफ्ते भर में करीबन 6% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी नर्वसनेस इसके इन्वेस्टर्स में भी हमने इस हफ्ते देखा। अब बात करते हैं यस बैंक की। इसने भी ऐसा ही ड्रामा मचाया कि निवेशकों को तगड़ा झटका लगा। बुधवार को यस बैंक ने ऐलान किया कि वो QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 6,600 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इशू के जरिए 1350 से 1410 रुपए के प्राइस बैंड की घोषणा भी की गई। हालांकि अगले ही दिन यानी गुरुवार को बैंक ने इसे रद्द करने का ऐलान कर दिया। बस ये बात सुनते ही निवेशकों में अफरा तफरी मच गई। अटकलों का दौर शुरू हो गया और गुरुवार को शेयर 5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ। बैंक ने दलील दी कि नई QIP गाइडलाइंस की गलत व्याख्या की वजह से इशू टाला गया है और मर्चेंट बैंक की सलाह के बाद यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कंपनियों के लिए QIP पूंजी जुटाने का एक साधन है जिसमें एक तय कीमत पर चुनिंदा संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी किए जाते हैं। तो गुरुवार को हमने 5% तक ये शेयर गिरता हुआ देखा और शुक्रवार को भी करीब 4% की कमजोरी इसमें देखने को मिली है। बहुत क्विक रिएक्शन ऑन यस बैंक। देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि इतनी बड़ी संस्था, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इतना आगे पीछे करके इस तरह की क्या डिसीजन मेकिंग होती है। इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कॉल। और डेफिनेटली जो रिएक्शन था वो नी जर्क रिएक्शन नहीं था। इन्वेस्टर्स का रिएक्शन बहुत जायज़ था कि आप इतने एडहॉकिज्म के साथ QIP, आपको अगर उसके पैरामीटर्स नहीं मालूम है तो उसकी अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता थी। और कोई समबडी शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल, या तो मैनेजमेंट या फिर आपके मर्चेंट बैंकर, तो दोनों में से किसी को तो रिस्पांसिबल होल्ड करना है। और इन्वेस्टर आपको लगता है जो अपना पैसा किसी दूसरे को पे दाव लगाता है, वो अगर इस तरह की फ्रिवलिस एक्टिविटी होती है तो उसको घबराहट तो जायज़ है। हालांकि फ्राइडे को कंपनी की ओर से स्टेटमेंट भी आया कि हम आगे QIP पर विचार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद 4% की एडिशनल गिरावट शुक्रवार को भी आ गई। डैमेज इज डन। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक माहौल बनता है, मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है, माहौल पे चलता है, तो डैमेज हैज बीन डन। अब उसको करेक्ट करते करते वापस ये रेट आते आते मुझे लगता है कि फिर उनको, अगर मार्केट में इमरजेंसी बनी रही तो 1 महीना लग जाएगा वापस। ये बात लोगों को अश्योर होते होते कि कोई नया झटका नहीं लग जाए। चलिए बिल्कुल। अब अगली खबर मारुति सुजुकी की ओर से है। खबर यह है कि मारुति के स्टॉक में स्प्लिट हो सकता है, हो सकता है कि जल्द ही निवेशकों को कोई अच्छी खबर मिले, क्योंकि कंपनी अपने शेयर के विभाजन यानी स्टॉक स्प्लिट पर विचार कर रही है। कंपनी की सालाना आम बैठक में शेयरधारकों की ओर से यह मांग उठाई गई। शेयरधारकों ने यह कहते हुए स्टॉक स्प्लिट की मांग की कि ऐसी पहल से कंपनी के शेयरों में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, खुदरा निवेशकों की भागीदारी है, वो बढ़ेगी। इस पर कंपनी के अध्यक्ष RC भार्गव ने कहा कि यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल कंपनी का शेयर 5,400 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। ऐसे में शेयर के विभाजन होने से निश्चित रूप से शेयर होल्डरों को फायदा होगा। कंपनी बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के लिए 35 रुपए के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। पिछले साल कंपनी ने 25 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया था। इसके अलावा बात करते हैं ONGC की। सरकारी तेल कंपनी ONGC का जून तिमाही का नतीजे आए वो काफी निराशाजनक रहे। कंपनी ने मुनाफे में 21% की कमी दर्ज की है। पिछले साल की जून तिमाही में कंपनी को 5,368 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जो कि बीते जून तिमाही में 4,233 करोड़ का रहा। इस दौरान कंपनी की आय में भी करीब 21.41% की कमी आई है। कंपनी की आय 22,628 करोड़ रुपए से घटकर 17,784 करोड़ रुपए रही। इस दौरान कंपनी के हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट के उत्पादन में भी कमी आई है
और इस जून तिमाही में कंपनी ने तेल के 7 नए कुओं की खोज की, जबकि पिछले साल की जून तिमाही में 8 कुओं की खोज की गई थी। शायद यही वजह रही कि इस दौरान गैस के उत्पादन में 5.6% की कमी आई। इस दौरान दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतों में अनिश्चितता का माहौल बना रहा। इस वजह से भी तिमाही के नतीजे में फर्क आया है। कभी ओएनजीसी और मारुति दोनों में क्या करेंगे निवेशक? नहीं, देखिए ओएनजीसी में तो जरूर डेफिनेटली कंसर्न, लार्जर कंसर्न है, क्योंकि अब तो इनको जो सब्सिडीज देनी पड़ रही थी, क्रॉस सब्सिडी जो कर रहे थे मार्केटिंग कंपनीज को, वो भी नहीं देना पड़ रहा है। उसके बावजूद इनके प्रॉफिट इस तरह से घटे और सेल घटा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और फ्यूचर बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत, उसमें क्लैरिटी नहीं इमर्ज करके आ रही है। तो ये तीनों बहुत चिंता का विषय है, तो इसलिए इसको डेफिनेटली रीलुक बनता है। और एक बात मैं बताता हूँ कि जब ओएनजीसी जैसी कंपनियाँ इतने साइज़ में इतनी बड़ी हो जाती है तो कुछ हद तक कुछ इनर्शिया आ जाता है इनमें। तो वो इनर्शिया मुझे कंपनी की एक्टिविटी में दिख रहा है, क्योंकि इनके पास इतना कैश रिजर्व्स है, जो मेरे हिसाब से सरकार जितना प्रोएक्टिव होके पीएसयूज़ को इनकरेज कर रही है नए बिजनेसेस एक्वायर करने के लिए, नई जगहों पे जाने के लिए, वो जो 5 साल पहले जो ओएनजीसी, अब 7 साल पहले ओएनजीसी विदेश के थ्रू एक्विजिशंस की जो एग्रेशन थी, वो एग्रेशन नहीं दिख रही है। ये एक चिंता का कारण है। यहाँ तक प्रश्न मारुति का है, अभी देखिए ऑटो क्षेत्र में जो ओएनसी चल रही है, मुझे लगता है ये तो अभी बरकरार रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं और जरूर ये इम्प्लीमेंट होगा देर या सवेर, कि 10 या 15 साल की 10 साल की कमर्शियल व्हीकल और 15 साल के प्राइवेट व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा। एक बहुत बड़ी डिमांड का ये कारण बनेगा, और 15 साल की व्हीकल स्क्रैप की जाएगी तो 10 साल के बाद उस व्हीकल की यूटिलिटी खत्म हो जाएगी एक तरह से। तो मारुति लार्जेस्ट ऑटो मेकर है तो इसको तो फायदा होगा ही। चलिए, बिल्कुल। और वैसे इस हफ्ते कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे भी आए थे, उनकी बात कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी बीएचईएल के लिए जून तिमाही शानदार रही है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 1.5 गुना हो गया। जहां पिछले साल की जून तिमाही में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया था, वो बढ़कर अब 77 करोड़ के पार चला गया है। आय में भी मजबूत बढ़त देखने को मिली, करीब 30% की बढ़त के साथ ये 5,622 करोड़ रुपए पर आ गई है। अच्छे नतीजों के लिए कंपनी को पावर सेगमेंट से अच्छा सहारा मिला, नए ऑर्डर्स मिले, जहां से ऑर्डर फ्लो में सुधार देखने को मिला है। तो बीएचईएल, इसी वजह से हमने इस पूरे हफ्ते इसमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। और वहीं अगर बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की, इस हफ्ते यहां पर भी अच्छे नतीजे जारी किए गए। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 55% बढ़कर 378 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही में 244 करोड़ रुपए पर था। हालांकि कुल बिक्री में भी भारी कमी देखने को मिली है। यह 826 करोड़ रुपए के मुकाबले 511 करोड़ रुपए पर आ गई है। कंपनी का दहेज टर्मिनल के विस्तार का कार्यक्रम तकरीबन पूरा हो चुका है। इसकी क्षमता 1 करोड़ टन से बढ़कर 1.5 करोड़ टन करने की योजना थी, जो अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। अब बात करें अगर प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। आईसीआईसीआई अपने लाइफ इंश्योरेंस कारोबार को शेयर बाजार में लिस्ट करने जा रहा है। 19 सितंबर से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ बाजार में खुलेगा। 21 सितंबर तक इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है। आपको बता दें कि देश में पहली बार किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ बाजार में आ रहा है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ का प्राइस बैंड 300 से 300 रुपए से 334 रुपए तक तय किया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आईसीआईसीआई बैंक और यूके की प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के बीच एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें से 68% हिस्सा आईसीआईसीआई बैंक के पास है। 2010 में कोल इंडिया के 15,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के बाद से ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। कभी क्या इस पर नजर है आपकी, इस आईपीओ पर? डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये 2 चीज़ इसमें होगा। जो क्रॉस होल्डिंग है जो पेरेंट कंपनीज की, उनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और दूसरी कि इंश्योरेंस का सेक्टर जो है, जो अभी भी बहुत कन्फाइंड है, एकदम बहुत नेसेंट स्टेज में है इस देश में, वो इस तरह से आईपीओ आने के बाद बिसाइड जो कंपनी को एडवांटेज, कैपिटल एक्विजिशन होगा, सब होगा, उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, सेक्टर की विजिबिलिटी बढ़ेगी, और लोगों को कैपिटल जुटाने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये इशू तो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, तो इससे विजिबिलिटी बढ़ेगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आप लोगों को अप्लाई करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। चलिए, तो यानी जो लोग प्राइमरी मार्केट से कमाना चाहते हैं, आईपीओ से कमाना चाहते हैं, तो कवि कुमार जी की ये राय है कि इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट और अब तक बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। और भारतीय शेयर बाजार की स्थिति सुधरने के साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की चमक भी लौट रही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक अगस्त के अंत तक कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट
15,60,000 करोड़ रुपए के स्तर तक आ गया है। यह स्तर एसेट बेस का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। अगस्त के अंत में एसेट बेस में उछाल इनकम और इक्विटी सेगमेंट में निवेश में तेजी की वजह से देखने को मिली। इसके साथ इक्विटी मार्केट में तेजी से भी निवेशकों ने म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ा दिया है। वैसे एक और बड़ी खबर आई, हालांकि एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी, लेकिन बड़ी खबर है, जीएसटी को लेकर खबर आई है। ये संसद से दोनों सदनों से पास होने के बाद 1 महीने से भी कम समय में 16 राज्यों की विधानसभाओं ने भी इस संविधान संशोधित बिल को पास कर दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे अब यह बिल कानून बन गया है। राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले कम से कम 50% राज्यों की विधानसभा में इस बिल का पास होना जरूरी था। अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना जारी की जाएगी। जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट और सेस तय करेगी। इसके साथ जीएसटी से जुड़े विवाद भी काउंसिल ही निपटाएगी। जीएसटी पर बनी काउंसिल के मुखिया वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से पहले लागू कर दिया जाए। बता दें कि संसद ने जीएसटी विधेयक को 8 अगस्त को पारित कर दिया था। तो राष्ट्रपति ने भी इसको ओके कर दिया है। कभी आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि बाजार के लिए कुछ वैसे बड़ा सरप्राइज इसमें नहीं है, लेकिन 1 महीने के अंदर 16 विधानसभाओं से पास कर लेना, राष्ट्रपति से पास करा लेना, क्या लग रहा है अप्रैल 2017 की जो डेडलाइन है वो मैच कर पाएंगे हम? मेरे हिसाब से वो गोल पोस्ट हिलेगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर का खुद पर्सनल इंटरवेंशन है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि मुश्किल है, लेकिन इसको डेफिनेटली वो फॉलो करना चाहेंगे। और जिस तरह से जितनी इसमें कंट्रोवर्सी थी, जितना ये बिल लटका, तो उस हिसाब से जितनी तेज़ी से स्टेट्स ने इसको पारित किया है, उनकी विधानसभाओं ने पारित किया है, तो ये जिम्मेदारी सेंटर में पड़ती है कि जो निटिग्रिटीज़ हैं, देयर आर नट एंड बोल्ट्स व्हिच नीड टू बी टाइटन एंड लूज्ड, ये जिम्मेदारी सेंटर पे है। और मुझे लगता है कि सेंटर के पास वो मैंडेट है और इतना निम्बल फुटेड है कि वो नट एंड बोल्ट को इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो काउंसिल से जो टैक्स रेट के इशू है और भी जो शेयरिंग का इशू है, कुछ कंसर्न्स है कुछ राज्यों को, इसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, यानी एक बड़ा टारगेट है और कभी मान रहे हैं कि ये टारगेट सरकार पूरा कर लेगी। 1 अप्रैल 2017 से अगर लागू होता तो बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव ये होगा जीएसटी का लागू होना। देश की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर ने एक नया उत्पाद इस हफ्ते बाजार में उतारा है। ये उत्पाद है हेड हार्डेंड रेल, जिसे बनाने वाली जेएसपीएल देश की पहली कंपनी है। पहली नजर में आपको ये पटरी किसी अन्य रेल पटरी की तरह ही दिखेगी, लेकिन सच कुछ और है। ये है हेड हार्डेंड रेल, यानी मजबूत सर वाली पटरी। इसका इस्तेमाल तेज रफ्तार वाली ट्रेनों में होता है। देश की हर मेट्रो ट्रेन में इसी पटरी का इस्तेमाल हुआ है। ये बात और है कि कभी ये पटरियां जर्मनी से मंगाई गईं तो कभी इंग्लैंड से। इस पटरी को बनाना कितना मुश्किल भरा है, ये इसी से साबित होता है कि जेएसपीएल दुनिया की 8वीं और देश की पहली कंपनी है जिसने हेड हार्डेंड रेल बनाने में सफलता हासिल की है। इसकी क्वालिटी की जो है डिमांड्स बहुत आई हैं, क्योंकि जो आप उसकी हार्डनेस डेवलप करते हो वो किस प्रकार से पूरी रेल के ऊपर बटेगी, उसके कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया भर में सिर्फ 7 ऐसे प्लांट थे जो इस रेल को बना रहे हैं, जब बना पाए हैं। हम 8वें स्थान पे आ गए हैं और भारतवर्ष में सबसे पहले हमने प्लांट लगाया है। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। और हम भी अपना जो है, भारत सरकार ने जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम कैंपेन लगाया है, उसमें भी हम छोटा सा योगदान कर पाए हैं, इसलिए हमको ज़्यादा खुशी है इस बात की। और इससे जो है हमारे बिजनेस को बहुत सपोर्ट मिलेगा। हेड हार्डेंड रेल के निर्माण में कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये पटरियां जहां आम पटरियों से 50% ज्यादा मजबूत है, वहीं इनकी उम्र भी आम पटरियों से कहीं ज्यादा है। स्वदेश में बनी पटरियों के इस्तेमाल से इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी और प्रोजेक्ट्स की लागत में भी सुधार होगा। जिंदल स्टील एंड पावर का दावा है कि क्वालिटी के मामले में ये पटरियां भारत के साथ ही यूरोप और जापान के मानकों पर भी खरी उतरती है। नरेश सोनी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो एक नया प्रोडक्ट आया है और देश में पहली बार किसी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, यानी इंपोर्ट पर जो निर्भरता है वो घट जाएगी। कभी बहुत क्विक कमेंट लेना चाहूंगा जीएसपीएल पर आपका। देखिए,
जो भी कोई भी कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, स्पेशली सनराइज एरिया है, मेट्रो का, हाई स्पीड रेलवेज की बात हो रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोडक्ट इज मोर देन वेलकम। कि इससे दो चीज़ों का, एक तो आपकी निर्भरता कम होगी, और दूसरी जो अनसर्टेनिटी होती है, फॉरेक्स की वॉलेटिलिटी की अनसर्टेनिटी होती है, एक आप उस बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी को आप ख़त्म कर पाते हैं, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। डेफिनेटली कंपनी के लिए आगे के साल में मैंने बहुत पूरा डिटेल नहीं देखा कि क्या प्रोजेक्शंस हैं इनकी, लेकिन डेफिनेटली अच्छा डिमांड होगा इनके लिए, और दिस विल बी अ वेरी हाई पॉइंट इन द कंपनी। आपको बताऊं, कंपनी ने अगले 2 से 3 साल में करीबन 3600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिर्फ रेल बिजनेस से एक्सपेक्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा एक उत्पाद और अच्छे प्रोजेक्शंस। और बीते गुरुवार को रेल किराए को लेकर सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे आम आदमी की जेब पर मार पड़ेगी। इसके तहत राजधानी, शताब्दी, दुरंतो में 50% तक ज्यादा किराया देना पड़ेगा। हालांकि चर्चा अब यह भी है कि रेल मंत्रालय ने फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। बहरहाल देखते हैं कि किराया बढ़ाने को लेकर रेलवे ने क्या योजना बनाई है। दरअसल रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी हाई प्रोफाइल ट्रेनों के बेस फेयर में बदलाव कर दिया। इसके तहत हर बार 10% टिकट की बुकिंग के साथ ही किराए में 10% का इजाफा होगा। आप देख सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से मुंबई क्या अगर आप सफर करें तो उस हिसाब से अब कितने ज़्यादा आपको करीबन 1628 रुपये का जो बेस फेयर है वो बढ़ते हुए 2279 रुपये तक आ जाएगा। यानी लोगों के लिए ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल होगा। तो फ्लेक्सी फेयर के बहाने रेलवे के फेयर बढ़ाने की एक नया रास्ता खोजा गया है। हालांकि अब अगर एयरलाइंस की बात करें तो वो आपके लिए ज़रूर सस्ती हो रही है। एयर एशिया एयरलाइंस के बाद विस्तारा एयरलाइंस ने भी यात्रियों के लिए डिस्काउंट ऑफर शुरू किया है। इसके तहत इकोनॉमी क्लास के हवाई टिकट की शुरुआत 949 रुपए से होगी और इस टिकट की बुकिंग 10 सितंबर तक ही हो पाएगी, जहां 12 से 30 सितंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। एयरलाइंस का 949 रुपए में मिलने वाला टिकट जम्मू श्रीनगर रूट के लिए मिल रहा है। हालांकि एयरलाइंस ने सीटों की संख्या के बारे में कोई खुलासा नहीं किया। विस्तारा का यह ऑफर अपनी प्रतिद्वंदी एयरलाइंस एयर एशिया के 599 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल रहे टिकट के ऑफर के बाद आया है। आपको बता दें कि एयर एशिया 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच की गई टिकट बुकिंग पर एक बड़ा डिस्काउंट दे रही है। कभी शायद यही अच्छे दिन हैं, रेलवे के फेयर महंगे हो रहे हैं और फ्लाइट में सफर करना बहुत आसान हो रहा है। क्या ये अच्छे दिन है या बुरे दिन है गरीबों के? देखिए, रेलवेज के साथ क्या है कि मर्ज कुछ और है, इलाज कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो ये 500 करोड़ रुपए अगर जमा भी कर लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक प्रोडक्टिविटी अगर चाइना रेलवे सिस्टम का देखिए और इंडियन रेलवे सिस्टम का देखिए तो पर मैन प्रोडक्टिविटी तकरीबन 1/3 है। तो यू आर अ ओवर क्राउडेड ऑर्गेनाइजेशन, पीपल सिंपली यू डोंट नीड दोज पीपल। तो वो उनकी तनख्वाहें देते थे, 90% तो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट पे चला जाता है पैसा। तो कहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट से अपग्रेडेशन करें? तो आप बताइए मुझे कि 3,500-4 हज़ार रुपये, और राजधानी में भी आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले कम से कम बुकिंग करानी पड़ेगी। और किसी भी एयरलाइन में दिल्ली मुंबई में आपको टिकट 300, 3200-3500 रुपये का मिल जाएगा, आप 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि हाउ लॉन्ग विल दे फ्लॉग राजधानी एंड शताब्दी टू डेथ। तो मर्ज कुछ और है, इलाज कुछ और हो रहा है। बाकी इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत छोटे से सेगमेंट को पड़ेगा, लेकिन मर्ज क्या है ये, इट्स नॉट इवन अ हैंडी प्लास्ट, फॉरगेट अबाउट अ बैंडेड, इट्स नॉट इवन अ हैंडी प्लास्ट। आई डोंट नो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट। ऑन अ लाइटर नोट, क्या ये आपको लगता है कि ट्रेड का मौका होगा कि जो ब्रोकर होंगे पहले 10% लोगों में होंगे सस्ते में टिकट बुक कराएंगे और बाद में जब 50% ज़्यादा महंगा बिक रहा होगा फ्लेक्सी फेयर में तब उसको ट्रेड कर पाएंगे? आई डोंट नो, मतलब अगर वो सिस्टम परमिट करेगा तो जरूर इतने इंटेलिजेंट लोग होंगे, जरूर ये इसका फ़ायदा तो ज़रूर उठाएंगे अगर सिस्टम परमिट करता होगा तो। चलिए बिल्कुल। और वैसे इस हफ्ते एप्पल के दीवानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आई। कंपनी ने आईफोन का नया वर्जन आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस को लॉन्च कर दिया।